अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है कोलोनोस्कोपी इंडिकेशन, या फिर उर्दू में जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत का मुआयना बजरिया कैमरा किन अलामात की सूरत में करना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम इन अलामात को डिस्कस करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कोलोनोस्कोपी या बड़ी आंत का मुआयना बजरिया कैमरा होता क्या है। उसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो बतानी है कि वो ये है कि कोलोनोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट है या एक ट्यूब है जिसके एक कोने पे एक कैमरा लगा हुआ होता है। जैसे कि आपके सामने वो एक ट्यूब नज़र आ रही होगी। इस ट्यूब का जो एक कोना जिस पे कैमरा लगा होता है वो बड़ी पेशाब के रास्ते डालते हैं और उसके बाद उसको पूरी बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है, और उसके अलावा छोटी आंत के 5 से 10 सेंटीमीटर तक भी जाया जा सकता है और उसका मुआयना भी किया जा सकता है। अगर हमें इस दौरान कोई बीमारी मिले तो हम उसका पीस भी ले सकते हैं और उस पीस के से को टेस्ट के लिए भी भेजा जा सकता है, और उसके बाद जो उसका नतीजा आए, जो बीमारी निकले, उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। अब कौन सी अलामात हैं जिनमें ये बड़ी आंत का मुआयना करना ज़रूरी होता है, इसको हम इंडिकेशंस कहते हैं। तो वो दो किस्म की होती हैं। एक हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस, एक को हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडिकेशंस। डायग्नोस्टिक इंडिकेशन का मतलब होता है कि वो अलामात जिनमें कोई बीमारी की तशखीस करने के लिए ये मुआयना किया जाता है। थेराप्यूटिक वो होती है कि बीमारी की तशखीस तो हो गई, अब उसका इलाज करने के लिए जो कोलोनोस्कोपी की जाती है उसको थेराप्यूटिक इंडिकेशन की कहा जाता है। तो सबसे पहले जो आ जाता है डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस। डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले नंबर पे है वो है एक्यूट एंड क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट एंड क्रॉनिक डायरिया कहते हैं बेसिकली, यानी कि मोशंस लगने को। वो एक्यूट होता है कि अगर लेस देन 4 वीक्स हो, अगर 6 हफ्ते से ऊपर हो जाए तो उसे क्रॉनिक डायरिया कहते हैं, और अगर 4 से 6 के दरमियान हो तो सब एक्यूट डायरिया कहते हैं। इन सब डायरिया की इंडिकेशंस बनती है देखने के लिए कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये मोशंस लगे हुए हैं, और हम इसमें बड़ी आंत का पूरा मुआयना कर सकते हैं, छोटी आंत का मुआयना कर सकते हैं, और वहाँ से सैंपल ले सकते हैं, और टेस्ट के बाद हमें पता चल सकता है कि ये छोटी आंत की बीमारी की वजह से मोशंस लगे हुए हैं कि बड़ी आंत की बीमारी की वजह से मोशंस लगे हुए हैं, इन्फेक्शंस की वजह से लगे हुए हैं, या किसी और बीमारी की वजह से लगे हुए हैं, और इस तरह हम उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस में या अलामात जिनमें तशख़ीस करने के लिए ज़रूरी है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को। यानी अगर एक इंसान जिसकी कब्ज़ ठीक ना हो रही हो मुख्तलिफ़ दवाइयों से, और कब्ज़ की शिद्दत बढ़ती जाए, या कब्ज़ उसको बचपन से ना हो बल्कि बड़ी एज में जाके स्टार्ट हुई हो, तो ऐसे पेशेंट में कोलोनोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि उसको क्या बीमारी है जिसकी वजह से ये कब्ज़ स्टार्ट हुई या लगी है। उसमें हमें बहुत सी बीमारियां मिल सकती हैं, और हम इसी तरह बहुत से सैंपल्स ले सकते हैं और तशख़ीस कर सकते हैं कि क्या वजह है कि इस बंदे को ये कब्ज़ हुई। तीसरी चीज़ है ब्लीडिंग पर रेक्टम, यानी कि बड़े पेशाब के रास्ते ब्लड आना। अगर इंसान को बड़े पेशाब के रास्ते ब्लड आ रहा है तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बड़ी आंत का मुआयना बजरिया कैमरा करवाया जाए, ताकि हमें पता चल सके कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। और कई दफ़ा इसमें भी सैंपल लिए जा सकते हैं, अगर अल्सर्स या इन्फ्लेमेशन या और चीज़ ऐसी बनी जहाँ पे हमें जहाँ से हमें ब्लड नज़र आ रहा है, तो हम उसके सैंपल्स ले सकते हैं और उसको तशख़ीस के लिए भिजवाया जा सकता है, ताकि पता चल सके कि ये क्यों ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द। एक बंदा है जिसको पेट में दर्द बहुत शदीद हो रहा है और उसने बाकी सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन उसके बावजूद पेट का दर्द नहीं जा रहा, तो ऐसे मरीज़ को भी हम कहते हैं कि वो कोलोनोस्कोपी की इंडिकेशन बनती है। क्योंकि अगर कोलोनोस्कोपी करवाए तो उसमें हमें बहुत सी वजूहात और डायग्नोसिस हमें मिल सकते हैं, और इसी तरह सैंपल्स लिए जा सकते हैं और बीमारी का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड जो है
वेट लॉस या अनएक्सप्लेन अनीमिया। अनएक्सप्लेन वेट लॉस और अनीमिया का मतलब ये है कि एक पेशेंट है, उसको जो है बिला वजह ही ब्लड कमी हो गई है, या बिला वजह ही उसके अंदर जो है वज़न की कमी हो गई है। वो करना नहीं चाह रहा था वज़न कम करना, या उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर खून की कमी भी हो गई, वज़न की कमी भी हो गई। तो ऐसे पेशेंट में भी कोलोनोस्कोपी की जा सकती है। स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कहते हैं कि हम इन पेशेंट्स में कोलोनोस्कोपी करना जिनकी एज कुछ कंट्रीज़ में 40 से अबव, कुछ कंट्रीज़ में जो है वो 50 से अबव कहा जाता है, कि कोई सिम्टम्स हो ना हो, बेशक नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल हो, तो ऐसे मरीज़ के अंदर कोलोनोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि देखा जाए कि कहीं खुदा न खास्ता कैंसर, क्योंकि ऐसी एज में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीज़ के अंदर भी कोलोनोस्कोपी करके एक दफ़ा कंफर्म कर लिया जाता है कि कोई कैंसर या पॉलिप्स वगैरह तो नहीं है। अगर पॉलिप्स हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि पॉलिप्स जो है बाद में कैंसर बनने के चांसेस होते हैं, और इस तरह वो पॉलिप्स रिमूव कर दे तो इस मरीज़ में कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कहलाती है। उसके अलावा अगली इंडिकेशन है फैमिली हिस्ट्री हो इस बंदे के अंदर कोलोन कैंसर की। अगर जिस बंदे के अंदर फैमिली हिस्ट्री हो कोलोन कैंसर की या बड़े आंत की कैंसर की, उन लोगों में भी कोलोनोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे मरीज़ में अगर आप कोलोनोस्कोपी करें तो उसमें भी आपको चांसेस मिल जाते हैं कि उनके अंदर आपको कैंसर के अलामात मिल जाएं, जो या फिर पॉलिप्स मिल जाएं, जो कि आप पहले रिमूव कर दें, ताकि इसके अंदर इन लोगों में जो है वो कोलोनोस्कोपी 10 साल पहले करनी चाहिए। यानी कि जो रिलेटिव है, अगर समझ लें उसमें 40 साल की एज में कैंसर हुआ, तो ऐसे मरीज़ के अंदर 30 साल की एज में कोलोनोस्कोपी करना ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमें पहले ही कोई चीज़ मिल जाए और वो कैंसर में तब्दील ना हो सके। उसके बाद अगली इंडिकेशन है मलीना। मलीना कहते हैं काले खून को के पखाने आने को। अगर काले रंग का पखाना आ रहा है या काले रंग का खून आ रहा है बड़े पेशाब में, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसमें एंडोस्कोपी की जाए ऊपर से मुंह के रास्ते, और क्योंकि मोस्टली जो खाना है, जो वो ब्लीडिंग है वो ऊपर से हो रही होती है और वो काले रंग की निकल रही होती है। लेकिन अगर आपको गैस्ट्रोस्कोपी में या एंडोस्कोपी करके कोई चीज़ नहीं मिलती और आपको नॉर्मल मिलती है, तो फिर दूसरी चीज़ जो है वो आप कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, देखने के लिए कि कहीं ये आखिरी हिस्सा छोटी आंत का या बड़ी आंत में से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, क्योंकि ऐसी ब्लीडिंग भी कई दफ़ा छोटी आंत से हो रही हो, वो मलीना के साथ प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर मलीना जो है वो ऊपर से होता है। इसके अलावा अगली इंडिकेशन जो है वो है सर्वेलेंस ऑफ आईबीडी, यानी कि एक बंदा जिसको जो डायग्नोज केस है आईबीडी का, जिसको ब्लीडिंग हुई, हमने स्कोप किया, पता चला, हमें डायग्नोज कर लिया जी आईबीडी है। अब ऐसे मरीज़ के अंदर हमें बार बार हमें स्कोप्स करनी चाहिए रिपीटेडली, क्योंकि इनमें रिस्क ऑफ जो है वो कैंसर बढ़ जाता है। और इसमें आईबीडी बेसिकली 2 बीमारियों का मजमुआ है, जिसमें एक क्रॉन्स डिजीज़ आती है और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस आती है। तो 8 साल के बाद यूजुअली कहते हैं कि हर 1 से 2 साल, अगर ये बीमारियां 8 साल से या 8 साल से ऊपर के अरसे तक रह रही हों, तो इसमें हर 1 से 2 साल के बाद जो है हमें इसमें कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए, ताकि इसमें हमें कुछ चीज़ ऐसी मिले तो हम उसको रिमूव कर सकें, निकाल सकें, या आगे फर्दर उसके हिसाब से चल सकें। तो सर्विलेंस है ऑफ पॉलिप रिमूवल। अगर आपने पहले पॉलिप रिमूवल किया हुआ है तो ऐसे मरीज़ के अंदर भी कोलोनोस्कोपी दोबारा करनी चाहिए। पहली कोलोनोस्कोपी अगर वो कैंसर नहीं है, वो पॉलिप कैंसर नहीं निकला, तो ऐसे मरीज़ के अंदर कोलोनोस्कोपी जो है वो पहली कोलोनोस्कोपी 1 साल बाद होगी, फिर 3 साल बाद, फिर 5 साल बाद। तो इस तरह हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर दोबारा पॉलिप्स तो नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह एक मरीज़ है, उसके अंदर कैंसर था, लेकिन वो कैंसर सिर्फ बड़ी आंत के अंदर था, फैला नहीं था, तो ऐसे मरीज़ के अंदर सर्जरी की जा सकती है और बड़ी आंत का सिर्फ वो हिस्सा निकाला जा सकता है और बाकी बड़ी आंत उसी तरह वापस जोड़ दी जाती है। तो ऐसे मरीज़ के अंदर भी जो है वो ऑपरेशन के बाद पहले साल, फिर तीसरे साल और 5वें साल और 10वें साल कोलोनोस्कोपी करनी है, अगर वो नॉर्मल रहता है तो इस तरह ये कोलोनोस्कोपी भी की भी एक इंडिकेशन बनती है। उसके बाद आ जाते हैं जी थेराप्यूटिक इंडिकेशन। ऐसे मरीज़ जिनके अंदर हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, जिनके अंदर हमने उनका इलाज करना होता है। इलाज कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एक मरीज़ है, उसको कोलोनोस्कोपी की, अब हमने उसके अंदर पॉलिप नज़र आ गया, अब हम उसी दौरान भी उस पॉलिप को रिमूव कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी करने के दौरान, या फिर हम देख सकते हैं कि जी मरीज़ का खून पतला है, मरीज़ को कोई और बीमारी है या मरीज़ के कोई और मसले मसाइल हैं, पहले उनको ठीक करके फिर एक स्केड्यूल की जा सकती है कोलोनोस्कोपी, जिसमें स्पेशली कोलोनोस्कोपी सिर्फ इसलिए की जाए कि उसके अंदर उसका पॉलिप रिमूव किया जाए। तो ये
एक थेरापेटिक इंडिकेशन। दूसरी थेरापेटिक इंडिकेशन है कि अगर एक मरीज़ है उसके अंदर कैंसर हो गया है तो उसको उसकी जो बड़ी आंत के जो ल्यूमन है या जो रास्ता है वो तंग हो गया है, तो इसके अंदर हम स्टेंट डाल सकते हैं, जैसे कि कार्डियक स्टेंट डालते हैं दिल के अंदर, इस तरह बड़ी आंत के अंदर स्टेंट डाल सकते हैं ताकि वो बड़ा पेशाब जो है निकल सके। उसके बाद एक बंदा है उसके अंदर बड़ी आंत के अंदर गिरा लग गई है लेकिन गिरा कंप्लीट नहीं लगी, तो ऐसे मरीज़ के अंदर भी हम बड़ी आंत के अंदर जा सकते हैं, जाके उस गिरा को ठीक कर सकते हैं। इसको हम डीकम्प्रेशन कहते हैं। उसके अलावा अगर हमें कोई ब्लीडिंग बच्चा बड़े सख्त ब्लीडिंग के साथ आ रहा है तो उसके अंदर हम ब्लीडिंग का एक तो हम कोलोनोस्कोपी करके पता लगा सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हुई, दूसरा हम उस ब्लीडिंग का इलाज कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी के ज़रिए से, जैसे कि जो है उसके अंदर क्लिप्स लगा सकते हैं, उसके अंदर करंट या कॉटरी लगा सकते हैं, उसके अंदर APC मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करके वो ब्लीडिंग को हम रोक सकते हैं और उसके आगे हम चल सकते हैं। उसके अलावा डायलिटेशन की जा सकती है। अगर हमें कोई ल्यूमन नैरो मिलता है, जैसे हम बता रहे हैं कि स्टेंट कैंसर की सूरत में स्टेंट डाला जा सकता है, अगर वो बिनाइन है यानी कि कैंसर नहीं है और वो ल्यूमन पतला हुआ है तो उसकी हम डायलिटेशन भी की जा सकती है। उसके अलावा अगर बहुत बड़ा पॉलिप है, बहुत बड़ा जो है ना लीजन है या कोई ज़ख़म मिलता है जिसके अंदर हम उभरा हुआ है, तो उसको हम EMR या ESD भी की जा सकती है, जो कि बड़े एडवांस प्रोसीजर हैं। अभी आपके यानी कि मरीज़ों के लेवल पे इतना समझने की ज़रूरत नहीं उन चीज़ों को, लेकिन ये भी प्रोसीजर हैं जो कि थेराप्यूटिक कोलोनोस्कोपी में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेशन हैं कोलोनोस्कोपी की, जिसमें हमने बताया कि कोलोनोस्कोपी होती क्या है और उसकी क्या क्या अलामात हैं जिनमें की जाती है और क्या क्या फ़ायदे हैं जिसके थ्रू कोलोनोस्कोपी के थ्रू हम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो सके और इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।